प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय अंता के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो देखिए, वह सारे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनके परमाणु अथवा आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक अपूर्ण हो, यानी इनकम्प्लीट। देखो, अब वर्ग 12 के सदस्यों, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो वर्ग 12 जानते होंगे। तो वर्ग 12 के सदस्यों जिंक, कैडमियम, मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं मानते क्योंकि इनके किसी परमाणु अथवा आयन में डी कक्षक अपूर्ण नहीं है। वर्ग 13 से 12 तक के समस्त तत्व चित्र में देख लेंगे डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं क्योंकि इन 10 वर्गों के तत्वों में एक इलेक्ट्रॉन इनके डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते जाते हैं। डी कक्षकों के तत्वों का विन्यास ये याद रखना क्या होता है, n-1 D1 NH2 से n-1 D10 NH2 तक का होता है। इनमें जिंक, कैडमियम, मरकरी वाला वर्ग 12 भी सम्मिलित हो जाता है। अर्थात वर्ग 12 के तत्व डी ब्लॉक के तत्व तो है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है, ये याद रखना। डी ब्लॉक तत्वों के अभिलाक्षण गुण, अब मैं पढ़ा रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए, डी ब्लॉक तत्वों में कुछ अभिलाक्षण गुण होते हैं जिन्हें संक्रमण गुण कहते हैं। कुछ प्रमुख संक्रमण गुण निम्न। पहला, इन तत्वों में आवर्त सारणी के सामान्य वर्गों की भांति लंबवत समानता नहीं होती वरन क्षैतिज समानता होती है। अर्थात वर्ग 13-14 के सभी तत्वों में परस्पर उतनी समानता नहीं होती है जितनी प्रथम, द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणियों के तत्वों में पाई जाती है। वह सभी धात्विक तत्व होते हैं जिनका धन विद्युतीय गुण सीमित से उत्कृष्ट तक जाता है। ये तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। इनका अभिलाक्षण गुण है, अर्थात इनकी परिवर्तनीय संयोजकता होती है। फोर्थ पॉइंट, ये उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ये रंगीन होते हैं, ये अनुचमकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, ये संकुल आयन बनाते हैं, ये कई प्रकार के मिश्र धातु बनाते हैं, ये अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं। लगभग सभी तत्व मजबूत, कठोर, उच्च गलनांक, उच्च क्वथनांक वाले होते हैं जो उष्मा तथा विद्युत का चालन कर सकते हैं। देखिए, ये पीरियोडिक टेबल में देखिए 3 से ये 12 तक की बात कर रहा हूँ। ये एक वर्ग 1, 2, 3 ब्लॉक है और 13, 14, 15, 16, 17 ये डी ब्लॉक है और 3 से 12 तक की बात कर रहा हूँ डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसमें से भी जिंक, कैडमियम, मरकरी को अपन डी ब्लॉक एलिमेंट तो बोलेंगे लेकिन संक्रमण धातु तत्व नहीं बोलेंगे क्योंकि इनमें जो डी कक्षक है वो पूर्ण पूरित हो जाता है, बल्कि 3 से 11 तक के इन सब में अपूर्ण है। चित्र एक से स्पष्ट है कि कुल मिलाकर संक्रमण तत्वों की 4 श्रेणियां जिसमें 3D, 4D, 5D और 6D कक्षक क्रमिक रूप से इलेक्ट्रॉन द्वारा भरते जाते हैं। उपयुक्त में से 3 श्रेणियां तो पूर्ण है लेकिन चौथी और अंतिम श्रेणी अपूर्ण है। इनमें से एक्टिनियम का अध्ययन तो एक्टिनाइडों के साथ किया जाता है क्योंकि मनुष्य द्वारा संश्लेषित ऐसे तत्व अतः इनके बारे में विस्तृत अध्ययन अभी तक नहीं हुआ है। चूंकि 3D कक्षक में 4s कक्षक के बाद ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अतः संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में प्रारंभ होती है। देखो, प्रथम श्रेणी चतुर्थ आवर्त में प्रारंभ हुई क्योंकि 4D के बाद चालू हुई, इसलिए 3D श्रेणी प्रथम श्रेणी 3D वाली, 4D वाली को सेकंड श्रेणी, 5D वाली थर्ड श्रेणी। अरे फोर्थ अपूर्ण है। एक्टिनियम को तो एक्टिनाइड में पढ़ लेंगे, बाकी ये सब मेन मेड है, इनके बारे में इतनी अभी सूचना अपन को बारे में नहीं है, अपने पास अवेलेबल नहीं है। संक्रमण तत्वों के कुछ विशिष्ट गुण भी है। तो देखिए, प्रतिनिधि तत्वों की तुलना में संक्रमण तत्वों या डी ब्लॉक तत्वों की विशिष्टता यह है कि प्रतिनिधि तत्व अपने वर्ग के तत्वों के साथ गुणों की समानता दर्शाते हैं जबकि अपने आवर्त में गुणों की आवर्तितता प्रदर्शित करते हैं, जबकि संक्रमण तत्व अपने अपने समवर्गीय भारी तत्वों की अपेक्षा आपस में अधिक समानता रखते हैं। उदाहरणार्थ, प्रथम वर्ग क्षार धातु के समस्त तत्व अत्यधिक क्रियाशील एवं विद्युत धनी होते हैं और विद्युत धनी गुण एवं क्रियाशीलता गुण आवर्त में घटता जाता है और वर्ग 17 तक ये तत्व विद्युत ऋणी हो जाते हैं। इसके विपरीत स्कैंडियम से जिंक तक के सभी प्रथम श्रेणी तत्व विद्युत धनी एवं धात्विक है, यानी आवर्त में समान गुण शो करते हैं। वस्तुतः किन्हीं भी दो तत्वों के गुणों की परस्पर समानता या असमानता प्रमुख रूप से 2 कारकों पर निर्भर करती है। पहला क्या, तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स।
यदि तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास समान है तो उनके गुणों में समानता होती है। उदाहरण, समस्त 4 धातुओं का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास NS1 है और उनके भीतर उत्कृष्ट गैस विन्यास N-1 S2P6 होता है। अतः समस्त 4 धातुओं के इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर स्थायी S2P6 व्यवस्था प्राप्त कर लेते हैं। इस कारण ये सभी तत्व अत्यधिक क्रियाशील, प्रबल अपचायक एवं प्रबल विद्युतधर्मी होते हैं। इसी प्रकार समस्त हेलोजन तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np5 होता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इनका स्थायी जो विन्यास आएगा उत्कृष्ट गैस जैसा हो जाएगा। इस कारण इस वर्ग के समस्त तत्वों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रबल क्षमता होती है और ये प्रबल ऑक्सीकारक एवं विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती जाती है अतः गुणों में भिन्नता आती जाती है। जबकि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर एक एक कोश बढ़ता जाता है लेकिन बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास वही रहता है। दूसरा, तत्वों का परमाणुवीय आकार। अब उपयुक्त दोनों कारकों को संक्रमण तत्वों के संदर्भ में देखने पर सभी संक्रमण तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास NS2 या कभी कभी NS1 होते हैं। अतः इन सभी के गुणों में समानता होनी चाहिए। तीनों संक्रमण श्रेणियों के सहसंयोजक त्रिज्या को मान निम्न सारणी में दिए गए हैं। देखो उपयुक्त सारणी का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि प्रत्येक संगणन श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु आकार में कमी तो आ रही लेकिन बहुत कम, और वो भी बीच के तत्वों में नहीं। देखो कमी तो आ रही लेकिन लगभग बहुत कम, और बीच में तो देखिए एक जैसी है। इट मीन्स मध्य के तत्वों का आकार तो लगभग समान सा ही है। ऊपर से नीचे की ओर जाने पर प्रथम श्रेणी की तुलना में दूसरी श्रेणी के तत्वों की त्रिज्या में तो कमी है लेकिन दूसरी और तीसरी श्रेणी की त्रिज्या का मान लगभग समान है। ठीक है। एक संक्रमण श्रेणी के तत्वों की त्रिज्या को मान में समानता का कारण है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, क्योंकि इन संक्रमण तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ जो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वो भीतर के डी कक्षकों में जाते हैं जो बाह्य इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के आकर्षण से परिरक्षित करते हैं। फलतः उनका आकार नाभिक के आकर्षण के अनुरूप सिकुड़ नहीं पाता और उनका आकार में या तो कमी आती ही नहीं अथवा बहुत कम होती है। इस प्रकार द्वितीय तृतीय के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुण। पहला गुण क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यह आना चाहिए। स्कैंडियम में देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1 और 4s2। तो ये 4s2 तक है ना, और ये 3d1, ये 3d2 और 3d3। ये 4s2 को पहले लिखोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। 3d1 के पहले 4s2 लिखना। इसके बाद आने वाले चौथा तत्व क्रोमियम के विन्यास में क्रम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन विन्यास 3d4, 4s2 होना चाहिए, लेकिन इसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन विन्यास 3d5, 4s1 होता है। इसका कारण यह है कि 3d और 4s कक्षकों में ऊर्जा का अधिक अंतर नहीं है, अतः 3d और 4s कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान बड़ी आसानी से हो सकता है क्योंकि इतनी ऊर्जा उनको माध्यम से मिल जाती है, एक्सचेंज एनर्जी। रिक्त, अर्धपूरित व पूर्ण भरे हुए कक्षकों का स्थायित्व तो अन्य अपूर्ण कक्षकों की तुलना में अधिक होता है। इसके कारण की व्याख्या का अध्ययन हम पिछले वर्षों में कर चुके हैं। ठीक है। यदि क्रोमियम का विन्यास 3d4, 4s2 ही रहे तो इसमें केवल एक 4s कक्षक ही पूर्ण भरा हुआ है, जबकि 3d5, 4s विन्यास में दोनों 3d और 4s कक्षक अर्धपूर्ण अवस्था में है। अतः स्वाभाविक है कि परमाणु स्थायी अवस्था में रहने के लिए बाद वाला विन्यास ग्रहण कर लें। आप तो सीधा सा याद रखना है कि दुनिया में कोई भी हो सब स्थायित्व की तरफ जा रहे हैं। यदि 3d4, 4s2 की तुलना में 3d5, 4s1 का स्थायित्व ज़्यादा हो तो वो वही वाला विन्यास ग्रहण करेगा और उसी अवस्था में एडजस्ट करेगा। इसी प्रकार क्रोमियम के बाद फिर आप आ जाओ कॉपर पे। ये कंडीशन कॉपर पे लगेगी। गॉट? तो क्वेश्चन भी बनता है, अगर इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछा जाता है तो याद रखना, बाकी कोई में कहीं वेरिएशन नहीं है। अब आते हैं परमाणु अथवा आयनिक त्रिज्या, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। किसी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के मध्य की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की जो दूरी है उसको परमाणु त्रिज्या कहेंगे। प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या निम्न सारणी में दी जा रही है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है। ये परमाणु त्रिज्या दे रखी।
देखिए इसमें ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है, बीच में सेम है। उपरोक्त सारणी का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि बढ़ती हुई परमाणु संख्या के साथ परमाणु त्रिज्या में कमी आ रही है, लेकिन ये कमी बहुत अधिक नहीं है। बीच के तत्वों में तो लगभग स्थिर ही रहती है, अतः अंत में बढ़ने लगती है। इसके कारण को निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। दो कारकों पर निर्भर करती है। पहला बाह्य इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य आकर्षण, दूसरा परिलक्षण प्रभाव। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखना। संयोजकता या बाह्यतम परिधि वाले इलेक्ट्रॉन कितने तीव्र आकर्षण बल द्वारा नाभिक से बंधे हुए रहते हैं, इससे परमाणु का आकार का निर्धारण किया जा सकता है। नाभिक जितने तीव्र आकर्षण बल द्वारा परिधि के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित किए हुए रहेगा, परमाणु का आकार उतना ही छोटा होगा। नाभिक का आकर्षण बल उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। अतः यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान समान है, अर्थात बाह्यतम कोश वही है, तो परमाणु संख्या बढ़ने के साथ नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, जिससे उसका आकर्षण बल बढ़ेगा, फलस्वरूप परमाणु आकार कम हो जाएगा। यही कारण है कि एक आवर्त में बाएं से दाएं अर्थात बढ़ती हुई परमाणु संख्या के साथ उसका आकार कम होता जाता है। दूसरा कारण है इसका परिलक्षण प्रभाव। बाह्यतम में संयोजकता परिधि वाले इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणावेशित होने के कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे उनका आकार बढ़ जाएगा। इसको समझने के लिए आप ये डायग्राम देख लीजिए। ये बाह्यतम या संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक। ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को नाभिक खींच रहा है, इनसे तो परमाणु आकार कम होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाह्यतम इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में ये कुछ और इलेक्ट्रॉन है। ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों ऋणावेशित है, तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, तो इनको प्रतिकर्षित कर रहे हैं और इनको खींचने की कोशिश कर रहा है। तो जो नाभिक का इस पर आकर्षण लगना था उतना आकर्षण नहीं लग पा रहा, फलस्वरूप ये आकार को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी को कहते हैं परिलक्षण प्रभाव। संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाह्यतम np कक्षकों में नहीं बढ़ते, वरन अंदर के n-1d कक्षकों में भरे जाते हैं, जिससे उनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के प्रति प्रतिकर्षण प्रभाव बढ़ जाता है और इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में आ जाने से बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल भी कम हो जाता है। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि ये बीच के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के प्रति नाभिक के आकर्षण को रोकते हैं। ठीक है, डायग्राम से क्लियर हो रहा। अतः भीतर के इलेक्ट्रॉनों के इस प्रभाव को परिलक्षण प्रभाव कहते हैं और इस परिलक्षण प्रभाव के कारण परमाणुओं का आकार बढ़ जाता है। संक्रमण सरणी के प्रारंभिक तत्वों में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने के कारण परिलक्षण प्रभाव प्रभावी नहीं होता। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नाभिक का आकर्षण बढ़ता जाता है और परमाणु त्रिज्या में कमी आती जाती है। संक्रमण सरणी के अंतिम तत्वों में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने से नाभिक आकर्षण की तुलना में परिलक्षण प्रभावी हो जाता है और परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती जाती है। और बीच के तत्वों में ये दोनों विपरीत प्रभाव एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं और परमाणु त्रिज्या लगभग स्थिर हो जाती है। किसी आयन के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। अगर परमाणु न्यूट्रल है तो उसको उस कंडीशन में परमाणु त्रिज्या कहेंगे, लेकिन अगर उसको आयन के रूप में कन्वर्ट कर दिया तो परमाणु त्रिज्या ही आयनिक त्रिज्या में कन्वर्ट हो जाएगी। गॉट इट? कोई धात्विक परमाणु एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाता है। संक्रमण धातु में अधिकांशतः NS2 और कुछ में NS1 विन्यास के साथ n-1dHf 1 to 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तथा अधिकांश धातुओं की +2 ऑक्सीजन अवस्था के साथ साथ +3 और +4 आदि ऑक्सीजन अवस्थाएं भी हो सकती है। हम ये जानते ही हैं कि धनायनों की त्रिज्या आकार परमाणु से छोटा होता है। देखिए त्रिज्या कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आयनन विभव। अब आयनन विभव जानते हैं किसी विलगित उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे उसका आयनन ऊर्जा कहते हैं या आयनन विभव कहते हैं। गॉट इट? तो यहाँ पर कंडीशन है कि आयनन ऊर्जा तो आयनन विभव ऊर्जा प्रदर्शित करता है जो उस तत्व के गैसीय परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को नाभिक आकर्षण से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक हो। गॉट इट? अब स्मरण है
यहाँ स्मरण रखने की बात है कि NS कक्ष की तुलना में n-1d कक्ष की ऊर्जा का मान उच्च होता है। अतः आप के नियमानुसार डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन NS कक्षक के पूर्ण होने के बाद ही प्रवेश करते हैं, लेकिन जब इनका आयनन होता है तो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम NS कक्षक में से ही निकलते हैं। डी ब्लॉक के तत्व आयनन विभव का मान पर्याप्त उच्च होते हैं और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ते जाते हैं। डी ब्लॉक की प्रथम श्रेणी के तत्वों के साथ उनके समीपस्थ आयनन विभव का मान दे रखा और इसके बेसिस पर ही ये कुछ अंतर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रियाशीलता, जो आप देख लेना। बाकी का जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।